myself Irfan Wani and you are watching Irfan Sir's Academy. Today we will discuss about the interesting topic in class 12th physics, that's unit number 3rd, magnetism. ठीक है, तो बात करते हैं कि मैग्नेटिज्म के बारे में आज डिस्कस करते हैं कि मैग्नेटिज्म क्या होता है। तो मैग्नेटिज्म का जो यूनिट आपके पास क्लास 12th का है, दिस यूनिट इज अ वेरी लार्ज यूनिट, बहुत बड़ा यूनिट है आपके पास। इट विल टेक एटलीस्ट 1 मंथ, 1 महीना आपको लगेगा इसको डिस्कस करने में, बिकॉज एज फार एज अगर आपके पास आईटी जेई नीट एग्जामिनेशन जो है आपके पास, उसके बारे में अगर हम डिस्कस कर ले, उस लेवल के बारे में डिस्कस कर ले इस मैग्नेटिज्म में, तो कम से कम 1 मंथ इट्स सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म जो अगला 1 महीना रहेगा हमारे पास, वो मैग्नेटिज्म के लिए रहेगा। तो इस मैग्नेटिज्म का डिटेल व्यू जो क्या है वो हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो चैप्टर के पहले कंटेंट्स क्या है, क्या क्या हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं पहले। ठीक है, तो चैप्टर कंटेंट्स आपके पास क्या है, पहला जो आप यहाँ पे कंटेंट देख लोगे आपके बोर्ड पे, दैट्स इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंट्रोड्यूस व्हाट इज मैग्नेटिज्म। इस बाय मैग्नेटिज्म को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे पहले, मैग्नेटिज्म क्या चीज है। ठीक है, ये कहाँ से आया, इस बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नॉट टू डीप, हम जाएंगे वो वाली चीजें हम डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे जो आपके लिए सफिशिएंट हो और जो आपके लिए आपकी लेवल का हो। हम उधर नहीं जाएंगे, आपकी क्लास 10th में भी इसको पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्लास 10th में भी मैग्नेटिज्म का इंट्रोडक्शन लिया होगा। वी विल नॉट गो टुवर्ड्स ऑरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट, वो आपने वहां पे पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम बेसिक चीजें के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, इसी तरह वहां पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर फर्स्ट जो आपका था, उसमें हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज? फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज हमने वहां पे कूलम्स लॉ से कैलकुलेट किया था। सिमिलरली आपके पास कोई भी करंट एलिमेंट अगर होगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, एक बेसिक लॉ यहाँ पे, जिस तरह कूलम्स लॉ वहां पे था, यहाँ पे भी एक बेसिक लॉ आएगा, दैट विल बी बायोट-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, तो बायोट-सावर्ट ने लॉ दिया था, तभी इसका नाम पड़ा बायोट-सावर्ट। ठीक, नेक्स्ट जो इसमें आपका आ जाएगा, दैट विल बी एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। लाइक दैट, वहां पे आपने पढ़ा होगा कूलम्स लॉ की एप्लीकेशन क्या है। सेम यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो इसमें रहेगी एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने डिस्कस किया था एक इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास एक लॉ था जो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें कैलकुलेट करके देता था सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सिमेट्रिकल सिस्टम्स के लिए, दैट्स नोन एज गॉस लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस होगी, करंट कैरिंग कंडक्टर होगा। ठीक है, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो करंट की होगी, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, दैट्स कैलकुलेटेड बाय एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। ठीक है, तो ये बेसिक लॉ यहाँ पे होगा। इस तरह इसकी एप्लीकेशन भी होगी, इस तरह वहां पे गॉस लॉ की एप्लीकेशन भी पढ़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट we will deal what is magnetic force on a moving charge। एक मूविंग चार्ज है, जब भी चार्ज आपके पास चलता है, ठीक है, तो मूव करता है, तो हम आगे देखेंगे कि मूविंग चार्ज एक सफिशिएंट कंडीशन है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज को अगर रखेंगे, यहाँ पे मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है, किसी भी बार मैग्नेट या किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में किसको मूव करवा रहा हूं, एक चार्ज पार्टिकल को, तो उस पर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे यूजिंग लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, एग्जैक्टली फिर हम यहाँ पे देखेंगे पाथ। जब भी ये चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड में चलने से इसकी ट्रेजेक्टरी कैसे होगी, ट्रेजेक्टरी का मतलब पाथ कैसा होगा यहाँ पे। ठीक है, क्या ये स्ट्रेट होगा, क्या ये पैराबोलिक होगा, क्या ये इलिप्टिकल होगा, सर्कुलर होगा, किस टाइप का हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली वहां पे हम एक चीज यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन वो डिस्कस कर लेंगे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तब पाथ किस टाइप का हो सकता है। ठीक है, वो चीज में हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट जो इसमें हम डिस्कस कर लेंगे, दैट विल बी मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट जो इसमें हम डिस्कस कर लेंगे, दैट विल बी मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग, पहले चार्ज था आपके पास, एक चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स है। अब करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वो भी हम देख लेंगे। तो उस पे कितना फोर्स होगा अगर मैं उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा, तो वो फोर्स भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में
इलेक्ट्रिक डाइपोल, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज व्हिच हैव, आपके पास दो चार्जेस है, मान लीजिए ये आपके पास क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज, सेम आपके पास मैग्नेट बट अपोजिट रीजन, मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होगा, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस कंस्टिट्यूट व्हाट वी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो वहां पे पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में डाइपोल मूवमेंट, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, बाकी चीजें डिस्कस की थी। सेम यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट दैट्स मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब भी वहां पे हमने पढ़ा था कि जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो एक्सर्ट करता है, सॉरी एक्सपीरियंस करता है टॉर्क। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल को किस में रखें, अगर मैग्नेटिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो क्या चीज, क्या ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्या चीज डिस्कस कर लेंगे वहां पे हम। ठीक है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, यही है वो चीज, यही एक बेसिक चीज जो जहां से आपके पास करंट की डेफिनेशन निकलती है। हम कहते हैं करंट कब होगी, एक एम्पियर की डेफिनेशन कितनी है वो यही से निकलती है। अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर्स है, ये पैरेलल है, तो इनके दरमियान फोर्स कितना होगा, उसी फोर्स की बिना पे हम डिस्कस करते हैं कि एक एम्पियर करंट कितनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक पोल्स एंड बार मैग्नेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैग्नेटिक पोल्स के बारे में पढ़ लेंगे और बार मैग्नेट्स के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अर्थ आपको पता है, बचपन से सुना कि अर्थ जो आपके पास है, लाइक कि आपके पास कंपास होता है, तो जब ट्रैवलर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो मैग्नेटिक कंपास की जरूरत पड़ती है, आप ओरिएंट करते हो मैग्नेटिक कंपास को, डायरेक्शन मिलती है। तो डायरेक्शन कब मिलेगी, जब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के साथ इंटरेक्ट करता है। हम वहां पे एज्यूम करते हैं कि अर्थ इज अ मैग्नेट। ठीक है, तो मैग्नेट कैसा है, अर्थ का मैग्नेटिज्म किस टाइप का, इसका बिहेवियर कैसा है और इसका ओरिजिन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है उसकी मैग्नेटिज्म की, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। दरअसल यहाँ पे आप दो चीजें इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी पढ़ोगे, एक है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, जिसको यूजुअली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप कहते हो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के बारे में बात कर लोगे। ठीक है, एक को बी से डिनोट करते, दूसरे को एच से डिनोट करते हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, मैग्नेट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो भी आगे जाके जिस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने डिस्कस किया था, सेम यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे किसमें, मैग्नेटिज्म में। नेक्स्ट दैट विल बी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज क्या है। नेक्स्ट जो आ जाएगा आपके पास एक्सप्लेनेशन ऑफ डाया, आपने बचपन से सुना होगा डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, पीजो इलेक्ट्रिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, उनकी एक्सप्लेनेशन देंगे, कैसे वो पैरामैग्नेटिज्म होता है एक सबस्टेंस में क्रिएट, ओरिजिन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट दो डिवाइसेस के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, वन इज साइक्लोट्रॉन एंड अनदर दैट्स मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, साइक्लोट्रॉन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पे एंट्रेंस में यूजुअली मैंने देखा कि आईआईटी जेईई टाइप की जो न्यूमेरिकल्स है या नीट टाइप की एग्जामिनेशन में जो न्यूमेरिकल्स आती है साइक्लोट्रॉन पे, मतलब जब भी आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे आपके पास एक्चुअली आता है, वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स के साथ रिलेट करना होता है, तो एक मैकेनिक्स की और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की आपके पास न्यूमेरिकल साथ में दी हुई होती है, तो एक कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल बनती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो इसमें होगा, लास्ट में क्या, साथ साथ जो भी टॉपिक हमारा होगा, साथ साथ हम आईआईटी जेईई नीट एग्जामिनेशन बोर्ड लेवल किसी भी टाइप की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आई हुई न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, और जो भी उससे अच्छी लेवल की न्यूमेरिकल्स है उनको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द कंटेंट्स इन द चैप्टर। ठीक है, तो इस चैप्टर में आज इस यूनिट में क्या क्या कंटेंट्स है, एक बार एक करके हम इन सब चीजों को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो लेकिन हमारे पास टाइम जो आपके पास है, टाइम को हमें प्रिसाइज भी नहीं लेना है, यहाँ पे कम टाइम भी नहीं लेना है, ज्यादा टाइम भी नहीं लेना है। ठीक है, इंटरमीडिएट चलना है हमें। ठीक है, दोनों चीजें हमें देखना है, टाइम के बारे में भी देखना है, दूसरी चीज हमारा कंटेंट जो है वो पूरा आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। चलिए तो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन हम लेंगे पहले मैग्नेटिज्म का। देखिए हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अगर आपके पास चार्ज होगा, अगर चार्ज आपके पास होगा कोई, मान लीजिए आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये रेस्ट पे है, एट रेस्ट। आपको पता है कि चार्ज एट रेस्ट इट इज अ सोर्स ऑफ, चार्ज एट रेस्ट इट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है,
वहां पे हमने डिस्कस किया था चार्ज एट रेस्ट इट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक 3 डायमेंशनल रीजन जो कि किसके इर्द गिर्द होता है, एक स्टैटिक चार्ज के इर्द गिर्द, जिसमें वो दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट कर पाता है। इंटरेक्ट के माने ये है कि दूसरे चार्ज पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्सर्ट करता है या खुद पे एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। तो चार्ज एट रेस्ट इट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट व्हेनेवर चार्ज इट इज इन मोशन, हमने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने चार्ज जो पढ़ा था मोशन में पढ़ा था, बट चार्ज जब मोशन में है वहां पे जो करंट डिस्कस हमने की थी, क्या उसके साथ साथ कोई फील्ड एसोसिएट होता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के बजाय भी और कोई फील्ड एसोसिएट होता है, दैट वी डोंट डिस्कस देयर। तो डिस्कस जो हमें करना है यहीं पे करना है पहले, ठीक है। तो इट वाज ऑरस्टेड, ठीक है, ऑरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट की थी, ऑरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। व्हाट वाज ऑरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट? ऑरस्टेड ने क्या किया था, आपने ये लोअर क्लास में पढ़ा होगा। ऑरस्टेड ने बताया कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, उसके साथ मैंने यहाँ पे एक सोर्स ऑफ वोल्टेज जोड़ दिया, ठीक है, की के साथ अल्टीमेटली, ताकि सर्किट को ओपन कर ले या सर्किट को क्लोज कर ले, ठीक है। ये आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, ये आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इट्स अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक। तो इसमें करंट फ्लो होगी अगर आप की को क्लोज करते हो। तो उसने देखा कि अगर आपने की को, जो आपके पास यहाँ पे की है दैट्स की, अगर इसको हम क्लोज कर लें, ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो होगी, ठीक, करंट फ्लो होगी। यहाँ पे हमने एक मैग्नेटिक कंपास रखा था, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास के आपको पता है, एक मैग्नेटिक कंपास की एक नीडल होती है जो कि पॉइंट करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अदर इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, ईस्ट वेस्ट, ठीक है। ये आपके पास एक मैग्नेटिक कंपास है, मैग्नेटिक कंपास। तो पहली चीज उसने कहा, जब आपके पास की अगर ओपन होगी, ठीक है, की अगर ओपन होगी, की अगर ओपन उसने रखी थी कि ओपन का मतलब यह है कि करंट इसमें नहीं चलेगी, ठीक है। तो करंट जब, क्योंकि की आपके पास सर्किट ब्रेक होगा, जब सर्किट ब्रेक होगा तो नो करंट विल फ्लो इन द सर्किट, ठीक है। उसने देखा कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर जो आपके पास है, अगर की को मैंने क्या किया, यहाँ पे ओपन रखा, ओपन के माने करंट फ्लो नहीं होगी, तो मैग्नेटिक नीडल शोज नो डिफ्लेक्शन। जो ये नीडल आपके पास है, नीडल इट शोज नो डिफ्लेक्शन, शोज नो डिफ्लेक्शन, ठीक है, नो डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो नो डिफ्लेक्शन के माने ये है कि आपके पास जब भी डिफ्लेक्शन, कोई मैग्नेटिक नीडल कब डिफ्लेक्शन दिखाएगी, जब दूसरे मैग्नेट के साथ वो इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक नीडल डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, इट मींस इट्स नॉट इन द विसिनिटी ऑफ एनी अदर मैग्नेट। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन ना शो करना, यहाँ पे ये पता चलता है कि अगर आपके पास करंट फ्लो नहीं होगी, इसका मतलब ये कि चार्ज आपके पास मोशन में नहीं होगा, तो आपके पास यहाँ पे दूसरे मैग्नेट पे इसका असर नहीं पड़ेगा। दूसरा तरीका इसने ये किया कि की को क्या किया, क्लोज किया, दूसरी बार की को क्लोज किया, क्लोज करने के बाद इसने देखा करंट फ्लो होगी, लेट इट बी आई द करंट इसमें फ्लो होगी, ठीक है। करंट फ्लो करने से जो मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल इट गेट्स डिफ्लेक्टेड, इट गेट्स डिफ्लेक्टेड। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास कंक्लूजन सर ऑरस्टेड ने दिया था, क्योंकि अभी तक हमें पता था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स होता है, चार्ज इन मोशन के बारे में नहीं पता कौन सा फील्ड एसोसिएट होता है। तो नीडल जब आपके पास डिफ्लेक्ट कब हुई, जब करंट यहाँ पे फ्लो हो गई, ठीक है। और दूसरा चीज ये किया उसने, जो करंट की जो डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया था, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया था। रिवर्स के माने ये पोलैरिटी ऑफ द बैटरी जब चेंज होगी, करंट की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होगी। उसने देखा जो डिफ्लेक्शन है इट गेट्स रिवर्सड, इट गेट्स रिवर्सड। रिवर्सड के माने ये है आपके पास जो डिफ्लेक्शन यहाँ पे थी पहले, अगर आपके पास डिफ्लेक्शन मान लीजिए आपके पास करंट जो फ्लो हो रही थी इस डायरेक्शन में हो रही थी, जो डिफ्लेक्शन यहाँ पे आ रही थी, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी, डिफ्लेक्शन जो आ रही थी मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रही थी। जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी तो डिफ्लेक्शन भी अपोजिट हो गया, मान लीजिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आ गया। इससे कंक्लूजन में ये मिलता है कि एक मैग्नेट आपके पास तभी
दूसरे मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करवाएगा, या अगर आपके पास एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट की विसिनिटी में रखें, ये इंटरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक नीडल को अगर हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड माने ये है जो फील्ड एक मैग्नेट के इर्द गिर्द होता है, अगर आपके पास यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल को किसी भी मैग्नेट की विसिनिटी में रखें तो वो डिफ्लेक्ट तभी होगा। लाइक दैट कि अर्थ इज ए ह्यूज मैग्नेट, आपने पढ़ा है अर्थ एक मैग्नेट, तो आपके पास कंपास है, आप डायरेक्शन देखते हो, किस डायरेक्शन में पॉइंट करते हो, डिपेंडिंग अपॉन द प्रिंसिपल जो मैग्नेटिक कंपास का है, तो डिफ्लेक्शन दिखाता है कि इस डायरेक्शन में है, ठीक है। नॉर्थ साउथ किस डायरेक्शन में, नॉर्थ किस डायरेक्शन में कितनी डिग्री है, कहां से है, वो डायरेक्शन कैसे देखते हो, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होती है। मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि आपके पास इन विसिनिटी इसको रखा है तभी ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, वो अर्थ है। सेम अगर मैग्नेटिक नीडल को ये डिफ्लेक्ट कर रहा है ये कंडक्टर, इट मींस ये करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स ए मैग्नेट, ठीक है। तो इससे ये पता चला जब भी करंट फ्लो होती है किसमें, कंडक्टर में, तो कंडक्टर बिहेव्स एज अ मैग्नेट and the field which is created, that's a 3-dimensional field, because चारों ओर हर एक डायरेक्शन में होगा, ठीक है, हर एक डायरेक्शन 3 डायमेंशन मतलब आपके पास पूरी स्पेस में होगा, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शंस। ये जो फील्ड 3 डायमेंशन होगा जिसमें ये मैग्नेट दूसरे मैग्नेट्स पे क्या करेगा, इंटरेक्ट कर पाएगा उन पे, ठीक है। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मींस आइदर रिपल्शन और अट्रैक्शन उन पे एक्सर्ट कर लेगा, दैट फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। इट मींस करंट कैरिंग कंडक्टर इट पोजेसेस मैग्नेटिक फील्ड, व्हाई करंट कैरिंग कंडक्टर इट बिहेव्स एज अ मैग्नेट। और दूसरी चीज यहाँ पे ये देखा, पोलैरिटी जब चेंज की, करंट की डायरेक्शन चेंज की, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पास है उसकी इंटरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। आपने बचपन में पढ़ा होगा मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, अगर बाहर मैग्नेट की बात करें, दूसरा साउथ। नॉर्थ रखेंगे तो रिपल्शन, नॉर्थ साउथ कर लेंगे तो अट्रैक्शन, ठीक है। लाइक पोल्स रिपल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सेम इज द केस हियर। आपके पास अगर डायरेक्शन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी है, मान लीजिए एक एंड इसका नॉर्थ है, दूसरा एंड इस मैग्नेट का नॉर्थ आ रहा है, तो नॉर्थ रिपल कर लेंगे, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन अगर चेंज की तो नॉर्थ पोलैरिटी चेंज होकर साउथ आ जाएगा, साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन चेंज करने से यहाँ पे पोलैरिटी चेंज का होना ये अंदाजा लगाता है हमें कि आपके पास जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर बिहेव करता है मैग्नेट, तो इसमें कोई ना कोई पोलैरिटी आपके पास यहाँ पे जो जिस पोलैरिटी की वजह से आपके पास मैग्नेटिक नीडल एक डायरेक्शन में आपके पास डिफ्लेक्ट हो रहा है, फिर पोलैरिटी चेंज होने से दूसरे डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि आपके पास यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स बार मैग्नेट, ठीक है। बार मैग्नेट के माने ये आपके पास एक बचपन में पढ़ा होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर इट बिहेव्स अ बार मैग्नेट, ठीक है। जिस तरह आपको घर में आपने देखा होगा बचपन से कि एक मैग्नेट आपके पास होता है, इट्स अ बार मैग्नेट। ये लाइक हार्शू मैग्नेट भी आपके पास आता है। बार मैग्नेट इसमें अगर दूसरे आयरन नील्स को रखते हो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है उसको, ठीक है। सेम देखिए इसकी मैग्नेटिक दूसरे मैग्नेट को क्या करेगा, यहाँ पे इंटरेक्ट करेगा उसके साथ, आइदर इट विल रिपेल और आइदर इट विल अट्रैक्ट। तो हमने यहाँ पे ये माना, जब भी हमने यहाँ पे ये माना, यहाँ पे जब भी चार्ज किसमें होगा, मोशन में होगा, जब भी चार्ज किसमें होगा, मोशन में होगा, तो ये किसका सोर्स है सर, इट इज अ सोर्स ऑफ बोथ। इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, ठीक है, इट इज अ सोर्स ऑफ बोथ, इट इज अ सोर्स ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए चार्ज किस में होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए। इसका मतलब करंट, चार्ज मोशन में करंट, ठीक है। चार्ज मोशन में आपके पास है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो करंट है, करंट आपके पास है तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जरूरी एसोसिएट होगा, ठीक। तो इससे ये पता चलेगा जब आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर को रखोगे इट बिहेव्स लाइक दैट ऑफ बार मैग्नेट। मैग्नेट जैसे आपके पास है वैसे ही यहाँ पे इसका बिहेवियर है। अब यहाँ पे इसका जो बिहेवियर है मैग्नेट का, करंट कैरिंग कंडक्टर, अब दूसरे मैग्नेट पे ये फोर्स एक्सर्ट करेगा। दूसरे मैग्नेट्स पे फोर्स एक्सर्ट करने का मतलब ये है जब उनकी विसिनिटी में आएगा, मतलब या आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब दूसरे मैग्नेट को इसकी विसिनिटी में रखेंगे, या एक्सपेरिमेंटली इट्स प्रूव्ड दैट कि आपने देखा भी होगा आयरन नील्स को अगर मैग्नेट के नजदीक रखते हैं तो अट्रैक्ट करता है, थोड़ा दूर लोगे तो अट्रैक्शन कम हो जाएगी, और दूर अट्रैक्शन अल्टीमेटली एक
पर्टिकुलर पॉइंट पे नो अट्रैक्शन, इट मीन्स कि आपके पास इसके इर्द गिर्द एक रीजन होता है, ठीक है। तो एक मैग्नेट जो आपके पास है, मैग्नेट के इर्द गिर्द आपके पास एक रीजन होता है जिसमें ये दूसरे मैग्नेट्स के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट कर पाता है, ठीक है। तो एक मैग्नेट आपके पास है, इस मैग्नेट के इर्द गिर्द एक फील्ड होता है, 3 डायमेंशनल फील्ड होता है आपके पास रीजन में, मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। This magnetic field is known to be vector because it is a vector quantity. Like that electric field is a vector quantity, magnetic field is also a vector quantity. इसकी हम डेफिनेशन आगे जाकर देखेंगे जब लॉरेंस फोर्स के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ 3 डायमेंशनल रीजन, ठीक है। किसके इर्द गिर्द, एक मैग्नेट के इर्द गिर्द, जिसमें दूसरे मैग्नेट्स पे फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है, या खुद पे, शाबाश, दूसरे पे एक्सर्ट करता है, खुद पे एक्सपीरियंस करता है। अब मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है अगर इससे दूर जाए या इसके नजदीक आए, इस मैग्नेट के जितना दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। अब डिक्रीज कैसे होगा, डस इट इज क्या ये डिक्रीज होगा इनवर्सली, मींस इनवर्सली जब भी आपके पास होगा तो आपके पास फोर्स डिक्रीज होगा, डिस्टेंस इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फोर्स डिक्रीज होगा। अब मैग्नेटिक फोर्स जो डिक्रीज होगा, क्या ये टू द पावर 1 है, टू द पावर 2, टू द पावर 3, कैसे चेंज होता है, ठीक है, उसकी एक्सप्रेशन है। और भी कौन से पैरामीटर्स हैं जिसपे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है, ठीक है, वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास किसी भी शेप का है करंट कैरिंग कंडक्टर। इस करंट कैरिंग कंडक्टर जो आपके पास, इसका मैं छोटा सा एलिमेंट लूंगा, मान लीजिए छोटा सा एलिमेंट का मतलब ये छोटा सा हिस्सा, या आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी कुछ लेंथ होगी ऑफ एनी शेप, इसका छोटा सा एलिमेंट में ले रहा हूं, ठीक है, इसमें कुछ करंट फ्लो हो रही, लेट इट बी, मान लीजिए दैट करंट इज आई। जब भी एक एलिमेंट में से करंट फ्लो होगी, उस एलिमेंट को हम कहते हैं करंट एलिमेंट, आईडीएल, ठीक है। आईडीएल जो आपके पास है, इट्स अ करंट एंड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। करंट एलिमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी जो डायरेक्शन है, इट्स इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट, जहां से करंट फ्लो होगी वहीं से, ठीक। तो आपके पास एक करंट एलिमेंट है, ये करंट एलिमेंट क्या, इसमें करंट फ्लो, इस एलिमेंट, छोटे से एलिमेंट ऑफ कंडक्टर में करंट फ्लो होगी, तो क्या क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड हमें देखना है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना है, इस पॉइंट पे देख लेंगे ये कितना है, ठीक है। एक पर्टिकुलर, मान लीजिए किसी डिस्टेंस पे दूर है, लेट इट दैट डिस्टेंस इज आर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पास है ये कितना है, किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, हाउ कैन वी कैलकुलेट दैट, and that was given by that calculation, that derivation or the law that was given by Biot-Savart. Biot-Savart was the first, दो साइंटिस्ट थे, उनने पहली बार ये इस पे जो फोर्स एक्सर्ट होता है या फील्ड जो क्रिएट करता है कौन, एक करंट एलिमेंट। Biot-Savart was the first who give the explanation about the magnetic field created by a small current element. Small current element से magnetic field कितना क्रिएट होता है, किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बायोट-सावर्ट्स आपके पास मैग्नेटिज्म में पहला ला आएगा, बायोट-सावर्ट्स ला। इसे हम क्या करते हैं, इसे हम कैलकुलेट करते हैं, छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जिसको मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है, तो वो कितना होगा, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी उसको कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड सिंपली आप कहते हो, वो कितना होगा एक छोटे से करंट एलिमेंट पे, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक करंट एलिमेंट है, या आपके पास एक कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर, किसी भी शेप, मैंने ऐसा क्यों बनाया, आप स्ट्रेट भी बना सकते हो, किसी भी शेप का बना सकते हो, सर्कुलर भी बना सकते हो। मुझे क्या करना है, एक छोटा सा करंट एलिमेंट यहाँ पे लेना है, ठीक है, छोटी सी करंट एलिमेंट से काम चलाना है हमें, ठीक है। मान लीजिए इसमें करंट जो फ्लो हो रही है दैट इज आई, करंट फ्लो जो हो रही है दैट इज आई इस कंडक्टर में, ठीक है। ये करंट एलिमेंट छोटा सा है डीएल, ठीक है, तो ये करंट एलिमेंट कितना है, आइडियल, दैट विल बी करंट एलिमेंट, स्मॉल इनफिनाइटेसिमल एलिमेंट, इनफिनाइटेसिमल मतलब इतना छोटा, लगभग ये अप्रोच करेगा जीरो की तरफ, ठीक है, जीरो नहीं होगा इसकी लेंथ, ठीक है, बहुत छोटा जितना आप देख सकते हो। छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक पर्टिकुलर पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट कोई है पी पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे हमने देखा, मान लीजिए ये पॉइंट पी है, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर,
पोजीशन वेक्टर जो होगा आपके पास, पोजीशन वेक्टर आर इज अ पोजीशन वेक्टर डायरेक्टिंग फ्रॉम द करंट एलिमेंट to the point P, where you have to calculate what is the field, what is the quantity, what is the strength of the field at this particular point. What is the strength of the field? We can calculate here by using Biot-Savart's law. ठीक है, मान लीजिए ये जो करंट एलिमेंट के साथ जो एंगल बना रहा है ये पोजीशन वेक्टर दैट इज थीटा। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ, अगर हम बायोट-सावर्ट्स की लॉ बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ, प्रोनाउंसिएशन आपका क्या आप कैसे भी समझे, ठीक है, जिस डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस होती है, तो हाँ यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में फर्क आता है। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बायोट-सावर्ट्स लॉ ने ये कहा कि ये जो आपके पास का छोटा सा करंट एलिमेंट है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बहुत छोटा होगा। मान लीजिए दैट मैग्नेट इज dp, ठीक है, और वेक्टर क्यों डाला, बिकॉज़ मैग्नेटिक फील्ड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वो डायरेक्शन कैसे देंगे वो भी आगे जाके इसमें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बायोट-सावर्ट्स लॉ जो यहाँ पे है, बायोट-सावर्ट्स लॉ ने कहा कि ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम दिस करंट एलिमेंट, इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। मतलब जितनी करंट ज्यादा फ्लो होगी, और स्टेप ने भी ऐसा किया था, जितनी करंट उसने ज्यादा कंडक्टर में फ्लो की थी, मैग्नेटिक फील्ड क्या मैं कहूंगा यहाँ पे जो मैग्नेटिक नीडल की जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन थी वो उतनी फास्ट इंक्रीज हो गई, ठीक है। ज्यादा करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा क्रिएट कर लेगी कंडक्टर। सेम द केस, जितना करंट एलिमेंट में से करंट आपके पास ज्यादा फ्लो होगी, मैग्नेटिक फील्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट दैट विल इंक्रीज आल्सो, ठीक है। दिस magnetic field dB, it depends directly on this current element dl, सॉरी दिस एलिमेंट, आप दोनों को मिलाओगे करंट और इस एलिमेंट को, तो करंट एलिमेंट बनेगा आपके पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ dB, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय दिस करंट एलिमेंट, इट डिपेंड्स आइडियल, ठीक है। तो करंट कितनी फ्लो होती है और इसकी लेंथ कितनी है, ज्यादा लेंथ होगा कंडक्टर जितना बड़ा होगा, करंट ज्यादा फ्लो होगी, करंट ज्यादा फ्लो करने से वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट ज्यादा होगा। अब ये छोटा सा एलिमेंट है, ठीक है, जितना ये एलिमेंट बड़ा होगा उतना ही करंट जो आपके पास यहाँ पे फ्लो होगा वो ज्यादा ही होगी, करंट फ्लो ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट ज्यादा। तभी हम करंट और इस करंट एलिमेंट को साथ ही पढ़ते हैं, करंट एलिमेंट, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन दिस जो करंट एलिमेंट है आपके पास, मार्क दिस एज फर्स्ट, दिस एज सेकंड। इट आल्सो डिपेंड्स दिस small magnetic field created by this current element, it depends upon sign of the angle between this current element, sign, मान लीजिए करंट एलिमेंट आपके पास है, IDL करंट एलिमेंट है, ठीक है, इस करंट एलिमेंट शाबाश, और जो यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट P है, इसके दरमियान कितना एंगल थीटा, ठीक है। डिपेंड करता सर आपने ये थीटा पर्टिकुलर कभी कवर है थीटा 90, 180, 0 डिग्री, 30, 60, वो डिफरेंट केसेस बने, हमने जनरल में लिया थीटा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट इट डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन शाबाश द करंट एलिमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कौन सा वेक्टर, जो इस करंट एलिमेंट से डायरेक्ट होके कहां तक, पॉइंट P तक डायरेक्ट करता है, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं इसको। नेक्स्ट, इट आल्सो डिपेंड्स इनवर्सली on the square of the distance between this current element and this position. Same is the case क्योंकि जितना आप जाओगे इस current element से दूर, strength of the magnetic field वो कम होती जाएगी। जिस तरह हम मैग्नेट के सामने आयरन नील्स रखते हैं, जितना पास जाओगे अट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है ना, यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगी, जितना दूर जाओगे अट्रैक्शन कम होती जाएगी। It depends inversely on the square of the distance between this current element and the point P, where you have to find what is the magnetic field induction या magnetic field density या magnetic field कितना है। अब इनको अगर कंबाइन कर लेंगे तो आपके पास dB का वैल्यू कितना आएगा, it will be IDL, it will be directly proportional IDL sin of theta upon r square, ठीक है। अगर हम वेक्टर की बात करें तो यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर जरूरी डालना है, मान लीजिए r यूनिट वेक्टर है, r कैप it is a unit vector in a direction of r वेक्टर की डायरेक्शन की, जहां से वेक्टर होगा वहीं से उसका यूनिट वेक्टर, इस यूनिट वेक्टर इट प्रोवाइड्स द डायरेक्शन टू द पर्टिकुलर वेक्टर, ठीक है। तो ये आपके पास
कितना मैग्नेटिक फील्ड है स्मॉल करंट एलिमेंट से, ठीक। तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, dB it will be equal to K into IDL sin of theta upon r square into r cap, where this K it is a constant of proportionality and in SI system में इस K का जो वैल्यू है that is mu naught upon 4 pi। जिस तरह वहां पे हमने देखा था K का जो वैल्यू है that's 1/4 pi epsilon in Coulomb's law, यहाँ पे जो K का वैल्यू है that's mu naught upon 4 pi। सर व्हाट इज दिस mu naught? सर mu naught जो है इसको हम कहते हैं, शाबाश, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की मान ये है, इस एज्यूम किया हमने इस कंडक्टर को जो हमने रखा है इस स्पेस में रखा है, वैक्यूम में रखा है, फ्री स्पेस का मतलब है वैक्यूम में रखा है, उसी में मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो म्यू नॉट है इस मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, देखो परमिएबिलिटी का मतलब क्या है, इस तरह हमने कहा था परमिटिविटी का मतलब हमने वहां पे डिस्कस किया। लगता है कि परमिटिविटी का मतलब होता है कि हाँ परमिशन, बट इट्स अपोजिट टू दैट, ठीक है। परमिटिविटी का वहां पे हमने ये मतलब समझा कि अगर आपके पास एक चार्ज है वो अपने इर्द गिर्द करता फील्ड क्रिएट, दैट फील्ड इज कॉल्ड, अगर स्टैटिक चार्ज है दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मीडियम कितना इसको परमिट करेगा इस फील्ड को फैलाने के लिए, ठीक है, दैट यू डिफाइन एज द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट से डिस्कस किया था हमने वहां पे, ठीक है। सेम इज द केस म्यू नॉट जो आपके पास है इट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर फ्री स्पेस में आपने रखा है इस करंट कैरिंग कंडक्टर को तो ये क्रिएट करेगा मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड को कितना रेस्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है, कितना रेस्ट्रिक्ट करेगा, कितना अपोज करेगा, इट इज अ मेजर ऑफ द अपोजिशन टू द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक इन फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस कितना इसको अपोजिशन करते हैं, नॉट परमिशन है, अगर इलेक्ट्रिक कितना अपोजिशन वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को करते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। कितना अपोजिशन करेगा, नॉट परमिटिविटी, यहाँ पे लगता है कि इसको परमिट कितना करेगा, मेजर ऑफ परमिशन नहीं है, इट्स अ मेजर ऑफ अपोजिशन, कितना अपोज करेगा यहाँ पे किसको, इस मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट किया इस करंट कैरिंग कंडक्टर ने इन फ्री स्पेस। तो कोई अगर वाटर में रखोगे, एयर में रखोगे, मीडियम डिफरेंट मीडियम में, तो इसका मतलब डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट क्या होगा, इसका वैल्यू होगा डिफरेंट वैल्यू, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी क्या होगा, तो इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम आल्सो, इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम आल्सो, इसका वैल्यू मीडियम पे भी डिपेंड करता है। और आपको पता है कि इसका वैल्यू जो डिपेंड करेगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे भी, ऑन डिपेंड्स अपॉन मीडियम आल्सो, एंड ये डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर भी। सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपने कौन से लिए, कि एसआई सिस्टम की बात में हमने डिस्कस किया, ये जो वैल्यू है इन एसआई यूनिट में है, ठीक है, एसआई सिस्टम में करेंगे हम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एसआई सिस्टम है या एमके सिस्टम आपका होगा, सीजीएस में डिफरेंट यूनिट आएगा इसका, ठीक है, नॉट म्यू नॉट बाई 4 पे इस के का वैल्यू आ जाएगा, इसका कुछ अलग वैल्यू आ जाएगा, कितना है दैट इज, इसका आपको पता है उस वैल्यू कितना वैल्यू है उसका, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि के का वैल्यू कितना होगा इन सीजीएस यूनिट बाय द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में म्यू नॉट का वैल्यू अगर हम देख ले, म्यू नॉट का जो वैल्यू है इन एसआई सिस्टम, म्यू नॉट का वैल्यू इट इज 4 पाई into 10 to power -7, it is 4 pi into 10 to power -7. One thing, wait a second, म्यू नॉट का जो वैल्यू है इन एसआई सिस्टम इट इज 4 pi into 10 to power -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है, इट्स टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू नॉट का जो वैल्यू है इन एसआई सिस्टम, म्यू नॉट का जो वैल्यू है इन एसआई सिस्टम दैट इज टेस्ला, यहां फिर से डिस्कस करते हैं। the value of mu naught in SI system it is 4 pi into 10 to power -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है।
तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो सीजीएस सिस्टम में भी। सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करने के बाद आप मुझे बता दीजिए म्यू नॉट का वैल्यू कितना आएगा। म्यू नॉट का वैल्यू निकल आ जाएगा, तो आपका यहाँ पे किसका वैल्यू निकल आ जाएगा, के का वैल्यू भी निकल आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम के का वैल्यू देख ले, फिर म्यू नॉट 4 कैंसिल हो गया, इट विल बी 10 टू पावर -7। तो 10 टू पावर -7 से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अगर हम देख ले फिर एसआई सिस्टम में ये जो इक्वेशन आपके पास है, फाइनल इक्वेशन क्या बनती है, तो dB का वैल्यू जो आ जाएगा इट विल बी शाबाश म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन ऑफ थीटा अपॉन r स्क्वायर इनटू r कैप। ठीक है, देख लीजिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I, मैग्नीट्यूड आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b इसके बराबर होता है, a क्रॉस b इट इज इक्वल a b साइन ऑफ थीटा, इट इज a b साइन ऑफ थीटा उसके बराबर होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देख ले इट इज dl r कैप साइन थीटा, a b साइन थीटा, इट विल बी क्रॉस प्रोडक्ट, इट विल बी dl क्रॉस r कैप। ठीक है, तो ये आपके पास वेक्टर में आ गया। ठीक है, अपॉन r स्क्वायर, यहाँ पे भी वेक्टर था, यहाँ पे यूनिट वेक्टर से डिनोट किया, यहाँ पे हमने क्रॉस, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू इनके, क्योंकि r कैप और dl के दरमियान, r और dl के दरमियान वही एंगल होगा जो r कैप और dl के दरमियान होगा, क्योंकि r कैप इन द डायरेक्शन ऑफ r है। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म में dv का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं, आपको पता है कोई भी वेक्टर r कैप, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर यहाँ पे हम पुट कर ले वैल्यू, इट कम्स आउट टू बी, अगर यहाँ पे हम इसका वैल्यू पुट कर ले तो dv का जो वैल्यू आ जाएगा इट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r वेक्टर, क्योंकि r कैप के बदले वेक्टर r अपॉन r का अगर मैग्नीट्यूड यहाँ पुट कर ले तो r क्यूब आ जाएगा। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r यूनिट्स फ्रॉम दिस करंट एलिमेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, यहाँ पे ये किस पे वैरी करता है। ठीक, तो मान लीजिए अगर आपके पास ये पूरे करंट एलिमेंट की वजह से, छोटे की वजह से आपने कैलकुलेट किया, कोई करेगा आपको पता पूरी कंडक्टर की वजह से, एंटायर कंडक्टर की वजह से कितना होगा, आपको पता है ये जो कंडक्टर है ना, करंट एलिमेंट आप पहले यहाँ पे लोगे कोई छोटा हिस्सा, फिर दूसरा हिस्सा तो आप नहीं लोगे ना कि कंडक्टर का हिस्सा छोड़ के दूसरा हिस्सा लोगे, नहीं ऐसा नहीं है। तो कंडक्टर एक कंटिन्यूअस चीज है। ठीक है, चार्ज जो आपके पास है इट सीम्स टू बी चार्ज, एक्चुअली आपके पास का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज डिसकंटिन्यूअस, डिस्क्रीट। ठीक है, डिस्क्रीट बट इट सीम्स टू बी कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आपके पास जो कंडक्टर है कंटिन्यूअस है, तो आप जो इसका एलिमेंट लोगे, हर कोई एलिमेंट जो यहाँ पे आएगा ये कंटिन्यूअस आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम कंटिन्यूअस को चीजों को ऐड करते हैं, ठीक है, विद इन सर्टेन लिमिट्स, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वहां पे हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। जब भी कंटिन्यूअस कोई चीज होगी उसको समेशन करना है तो इंटीग्रेशन, जब कोई डिसकंटिन्यूअस होगा, डिस्क्रीट होगा, उसकी समेशन करनी है तो वहां पे यूज होगा समेशन। ठीक है, तो डिस्क्रीट कोई होगा वहां पे समेशन यूज करते हैं, अगर कंटिन्यूअस होगा वहां पे इंटीग्रेशन का साइन हम यूज करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो आपके पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। ठीक है, दिस इज द शाबाश टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंटायर कंडक्टर, ड्यू टू एंटायर कंडक्टर, पूरे कंडक्टर की वजह से कुछ फाइनाइट लेंथ हो जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पे जो आपके पास है इस इंटीग्रल को आपको बड़ी प्रिसाइसली लेना है, क्योंकि आपके पास अंदर जो क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको पता है कि वेक्टर की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, वेक्टर्स की इंटीग्रेशन, तो आगे जाके भी डिस्कस करेंगे, इन पे क्वेश्चंस भी कर लेंगे, वहां पे हम देख लेंगे। ठीक है, तो दिस वाज बायोट-सावर्ट्स लॉ। बायोट-सावर्ट्स लॉ आपको क्या कहता है, एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो कि किसी डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो मान लिया हमने यहाँ पे r डिस्टेंस पे करंट इसमें I फ्लो हो रही है,
छोटे से करंट एलिमेंट में, एंटायर कंडक्टर में भी वही होगी, इस करंट एलिमेंट में भी एट सम एंगल है इस r पोजीशन वेक्टर के साथ। तो कितना आ रहा है, इट्स dv इट्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dl क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब, r where r is the magnitude of this position vector, ठीक है, या डिस्टेंस फ्रॉम द करंट एलिमेंट टू द पॉइंट। और अगर एंटायर कंडक्टर की वजह से देख ले तो यहाँ पे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, वो कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे यूजिंग द इंटीग्रेशन, ठीक है, बिकॉज़ ये कंटीन्यूअस आपके पास कंडक्टर है। अब तो ये हो गया कि वेल अब इसकी डायरेक्शन, द डायरेक्शन इट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल से भी देख सकते हो, द डायरेक्शन इट कैन बी गिवन आल्सो बाय शाबाश राइट हैंड सिक्यूर रूल। क्यों शाबाश, बिकॉज आपको पता है यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आता है, क्रॉस प्रोडक्ट की जब डायरेक्शन देनी होगी, db की जो डायरेक्शन देनी होगी या d की डायरेक्शन इट इज गिवन बाय राइट हैंड सिक्यूर रूल, राइट हैंड सिक्यूर रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंड सिक्यूर रूल। और यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल का भी यूज कर सकते हो, राइट हैंड थंब रूल का भी यूज कर सकते हो। सर कैसे यूज कर ले, मान लीजिए इमेजिन कीजिए, आपको पता है कि देखो ये जो b आएगा ना, दिस db इट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ dl क्रॉस r। इस जहां पे dl है ये है सर dl, और जहां पे r वेक्टर है ये है, तो ये जो आपके पास db होगा इट विल बी बिकॉज़ क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का जो वेक्टर निकलेगा वहां पे, क्योंकि दो वेक्टर्स का जब क्रॉस करते हैं आंसर निकलता है वेक्टर। अब यहाँ पे db मैग्नेटिक फील्ड है, अब मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन कौन देगा, राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड सिक्यूर रूल, ये क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन ऐसी मिलती है। अब ये db होगा, ये होगा परपेंडिकुलर, किसको परपेंडिकुलर होगा, dl क्रॉस r को, इस प्लेन को जिसमें dl वेक्टर है आपके पास, करंट एलिमेंट आपके पास है और आपके पास r वेक्टर पोजीशन वेक्टर। तो ये आपके पास प्लेन है, ये r वेक्टर है, मान लीजिए ये आपके पास dl है, यहाँ पे आपके पास r वेक्टर है, ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो रही है I, तो आपके पास करंट एलिमेंट आइडियल आ जाएगा, ठीक है, तो आइडियल आपके पास करंट एलिमेंट आ जाएगा, करंट I फ्लो हो रही, तो इसके इनके दरमियान एंगल थीटा है, तो जो आपके पास dv होगा इट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, इट मींस इट विल बी परपेंडिकुलर आइडियली, आइदर इट विल बी परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स और इट विल बी इनवर्ड्स, डिपेंडिंग ऑन क्रॉस कैसे लिया। अगर राइट हैंड सिक्योर, मान लीजिए आपके पास सिक्योर है, ठीक है, मान लीजिए कि जो क्रॉस कैसे करना है, सेंस ऑफ रोटेशन जो आपके पास है, मान लीजिए सेंस ऑफ रोटेशन जो है ना, ये आपको बता देता है यहाँ पे कि आपके पास क्रॉस कैसे करना है। हमें यहाँ पे क्रॉस जो करना है dl क्रॉस, बिकॉज आपको a क्रॉस d इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस है, ठीक है, तो dl क्रॉस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा dl क्रॉस r, ठीक है, तो dl क्रॉस r करना है, तो dl क्रॉस r कैसे आ जाएगा, dl क्रॉस r, तो यहाँ की तरफ जाना है, तो सिक्योर कहाँ की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये है जो आपके पास db होगा इट विल बी परपेंडिकुलर प्लेन एंड इट विल बी इनवर्स। बात आई मेरी समझ, ठीक है। अगर आपके पास r क्रॉस dl होगा, अगर dl यहां से होगा, ठीक है, अगर r क्रॉस dl कर ले तो r क्रॉस dl ऐसे आ जाएगा आपके पास, ठीक है, सिक्योर बाहर की तरफ है, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इट विल बी आउटवर्ड। इधर राइट हैंड थंब रूल का भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, मान लीजिए आपके पास राइट हैंड थंब रूल भी क्या कहता है, आपके पास रोटेशन जो है ना, सेंस ऑफ रोटेशन या कर्लिंग का फिंगर जो है ना, इट गिव्स द सेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। आपको dl क्रॉस r करना है, इट विल बी dl क्रॉस r, इट विल बी लाइक दिस, ये dl है, ये क्रॉस है, dl क्रॉस r, थंब जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर एंड इट विल बी इनटू द प्लेन, ठीक है। अगर आपके पास यहां से dl होता, यहाँ से dl r यहाँ से होता, मान लीजिए आप कर रहे हो dl क्रॉस r, आपके पास ऐसे है, तो आपके पास जो आ जाएगा सिक्योर dl है यहाँ से, r यहाँ से, तो dl क्रॉस r इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इट विल बी आउटवर्ड्स, अब आउटवर्ड्स आ जाता, ठीक है, थंब से कर लेंगे dl क्रॉस r, तो इस डायरेक्शन में आता, थंब आउटवर्ड्स आ रहा है, ठीक है, तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस बायोट-सावर्ट्स लॉ, ठीक है, बहुत अच्छा लगा, आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की इसकी डेरिवेशन नॉट डेरिवेशन आपके पास ये लॉ है, एक प्रॉपर डेरिवेशन नहीं है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप डन बाय बायोट-सावर्ट, उसके बिना पे आपने कहा कि आपके पास किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, तो ये लॉ आपके पास वहां पे आ जाता है एक्सप्रेशन निकालने के लिए, अल्टीमेटली फाइनल ये कैसे करें। नो डाउट यहाँ पे बहुत सारा मैथमेटिक्स यूज होता है, यू नो दिस इज अ बेसिक मैथमेटिक्स, आप आपने मैथमेटिक्स में 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, क्लास 11 के मैथमेटिकल टूल्स में भी पढ़ा होगा, वहां पे भी हम इंटीग्रेशन या यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज सेशन, आपको हमारा लेक्चर